बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं गंगा सवेरा, मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ हूं मैं दीपा बाफिला। अब यूपी उत्तराखंड में आप देख रहे हैं सरकार गठन की तैयारी लगातार जोरों पर है और राज्यों में नई सरकार के गठन के लिए यूपी उत्तराखंड से लेकर दिल्ली तक लगातार मंथन का दौर जारी है। एबीपी गंगा आपको चुनाव से जुड़ी हर खबर का अपडेट बताएगा, सियासत से जुड़ी हर तस्वीर और उनके मायने भी आपको समझाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं गंगा सवेरा। और बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। यूपी विधान परिषद चुनाव के नामांकन का आज आखिरी दिन है और भाजपा और सपा गठबंधन की तरफ से प्रत्याशियों के नाम घोषित होने अभी भी बाकी हैं। भाजपा ने सिर्फ 30 सीटों पर घोषित किए हैं अपने प्रत्याशी और सपा ने 34 सीटों पर उतारे हैं एमएलसी प्रत्याशी। आज बाकी प्रत्याशियों के नामों का ऐलान हो सकता है। ये बड़ी जानकारी, जो बचे हुए प्रत्याशी हैं उनके नामों को आज सामने रखा जाएगा, क्योंकि आज आखिरी दिन भी है। भाजपा और सपा गठबंधन के कई प्रत्याशियों के नाम घोषित होने बाकी है और दोनों ही दल अपनी अपनी तैयारी कर रहे हैं एमएलसी चुनाव को लेकर। भाजपा ने सिर्फ 30 सीटों पर अभी तक प्रत्याशी मैदान में उतारे हैं और 34 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। जो बाकी बचे हुए नाम हैं उनको लेकर काफी मंथन भी दोनों पार्टियों में देखने को मिल रहा है और उन मंथनों पर आज ये कहा जा रहा है कि विराम लगेगा और अपने अपने प्रत्याशियों का नाम सामने रखेंगे दोनों ही पार्टियां। भाजपा ने सिर्फ 30 सीटों पर अभी घोषित किए, 6 नाम और सामने आने बाकी हैं और 34 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने भी नाम घोषित कर दिए हैं। बाकी जो बची हुई सीटें हैं वहां के लिए या फिर उन नामों पर भी जल्द ही तस्वीर पूरी साफ हो जाएगी। 34 सपा और 30 भाजपा। बिल्कुल। और दीपा, 34 सीटों पर तो समाजवादी पार्टी की तरफ से एमएलसी प्रत्याशियों को उतार दिया गया है, लेकिन जो 2 सीटें हैं वो सहयोगी दल आरएलडी के खाते में। और देखिए, यूपी विधानसभा चुनाव के बाद अब एमएलसी चुनाव को लेकर गहमा-गहमी तेज हो चुकी है। रविवार को समाजवादी पार्टी ने 34 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया है, जबकि 2 सीटें गठबंधन पार्टी रालोद के लिए छोड़ी गई हैं और जिन पर अभी तक कोई प्रत्याशी घोषित नहीं हुआ। माना यह जा रहा है कि आज दोनों प्रत्याशियों की घोषणा हो सकती है। और खास बात यह है कि सपा ने जेल में बंद गायत्री प्रजापति की बहू शिल्पी प्रजापति को अमेठी सुल्तानपुर से प्रत्याशी बनाया है, जो गायत्री प्रजापति के बड़े बेटे अनिल प्रजापति की पत्नी है। दिलचस्प ये भी है कि सपा ने एमएलसी रहे लोगों को इस बार मौका नहीं दिया, तो वहीं रालोद के यूपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर मसूद अहमद के इस्तीफे की वजह से रालोद के खाते में 2 सीटों पर प्रत्याशियों के ऐलान पर पेच फंसा हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि ऐसे में उम्मीदवार घोषित कैसे होंगे और उन्हें नामांकन के लिए जरूरी फॉर्म ए और बी कैसे जारी किया जाएगा, अब इस पर भी विचार किया जा रहा है। तो नामांकन का आज आखिरी दिन है और अभी भी कई सीटें ऐसी हैं जिस पर प्रत्याशियों के नाम का ऐलान बाकी है। और वहीं भाजपा आज घोषित कर सकती है बाकी प्रत्याशियों के नाम। भाजपा को 6 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान करना है। 30 प्रत्याशियों के नामों की घोषणा पहले हो चुकी है और आज विधान परिषद चुनाव के नामांकन का आखिरी दिन है। और भाजपा एमएलसी चुनाव के लिए 30 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर चुकी है, लेकिन 6 सीटों पर प्रत्याशी घोषित अभी तक नहीं हो पाए हैं, जिनमें वाराणसी, सुल्तानपुर, जौनपुर के अलावा मिर्जापुर, सोनभद्र स्थानीय निकाय, कानपुर, फतेहपुर और बस्ती सिद्धार्थनगर से अब तक प्रत्याशियों की घोषणा नहीं की गई है। और आज नामांकन का आखिरी दिन होने की वजह से माना यह जा रहा है कि भाजपा इन सीटों पर प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर सकती है। आपको बता दें कि भाजपा ने 30 प्रत्याशियों की घोषणा अब तक की है, जिसमें से 18 पदाधिकारियों और पार्टी के समर्पित कार्यकर्ताओं को मौका दिया गया। इसके अलावा चुनाव से पहले भाजपा में शामिल होने वाले कई नेताओं को भी भाजपा में एमएलसी उम्मीदवार बनाया गया। पार्टी ने इन 30 में से 3 जगहों पर महिलाओं पर भी भरोसा जाहिर किया है। तो 30 नामों का ऐलान हो चुका है, बाकी की 6 सीटों पर आज ऐलान हो जाएगा। इस तरीके के संकेत हैं, क्योंकि आज आखिरी मौका है नामांकन का, तो ऐसे में पार्टियों के ऊपर ये दबाव भी है कि आज ही के दिन शाम तक कम से कम जो बची हुई सीटें हैं उस पर नामों का ऐलान हो जाए। और अब चलिए ग्राफिक्स के जरिए एक नजर में आपको बताते हैं कि यूपी विधान परिषद की कुल कितनी सीटें हैं और इसके चुनाव कैसे होते हैं। साथ ही ये भी आपको बताएंगे कि एमएलसी इलेक्शन में वोटर कौन कौन होता है। और सबसे पहले विधान परिषद की हम बात कर लेते हैं। यूपी विधान परिषद में कैसे चुने जाते हैं मेंबर, वो आप जान लीजिए। देखिए, कुल सदस्य 100 विधायकों द्वारा इनका चुनाव होता है।
38 विधायकों द्वारा इनका चुनाव होगा। स्थानीय निकाय द्वारा चुनाव 36 और शिक्षकों द्वारा 8 का चुनाव होगा। स्नातक द्वारा 8 का चुनाव होगा। नॉमिनेटेड 10 होंगे। बिल्कुल, तो ये प्रोसेस होता है दीपा, और जिन 36 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं वो निकाय द्वारा चुने जाते हैं। विधान परिषद की 36 सीटों पर चुनाव को लेकर आपको बता दें कि 35 निकाय से 36 एमएलसी चुने जाएंगे। एटा मथुरा मैनपुरी सीट से 2 विधान परिषद प्रतिनिधि चुने जाते हैं। पहले चरण में 30 और दूसरे चरण में 6 सीटों पर चुनाव है। दोनों ही चरणों के लिए अप्रैल में मतदान होना है। और अब आपको बताते हैं कि विधान परिषद के सदस्य कौन कौन चुनता है। ये देखिए, ग्राफिक्स के जरिए पूरी जानकारी आपको दे रहे हैं। और इस एमएलसी चुनाव में वोटर कौन होता है ये भी जान लीजिए। देखिए, जिला पंचायत सदस्य होते हैं, क्षेत्र पंचायत के सदस्य होते हैं जो कि वोटर होते हैं। इसके साथ ही ग्राम प्रधान होते हैं, नगर निगम के सदस्य होते हैं, नगर पंचायत के सदस्य होते हैं, स्थानीय सांसद, ये तमाम लोग जो कि वोटर की भूमिका में होते हैं। और अब बात करते हैं मैदान में उतरे भाजपा के एमएलसी योद्धाओं की, जिनके लिए ये चुनाव जीतना भाजपा की साख का सवाल है, क्योंकि यूपी विधानसभा चुनाव में हार का बदला लेने के लिए सपा ने पूरी तैयारी की हुई है। विधानसभा पर की चढ़ाई, अब विधान परिषद की बारी आई। 30 सीटों पर नामों का ऐलान, बाहुबलियों के लिए छोड़ा मैदान। विधानसभा चुनाव में इतिहास रचने के बाद अब भाजपा विधान परिषद में भी डंका बजाना चाहती है, लेकिन भाजपा की रणनीति क्या है यह भी पूरी तरह से साफ नहीं, क्योंकि चुनाव 36 सीट पर होना है और प्रत्याशी सिर्फ 30 सीट पर उतारे गए हैं। भाजपा ने जिस सीटों पर प्रत्याशी का ऐलान नहीं किया उसमें वाराणसी, जौनपुर और मिर्जापुर सोनभद्र जैसे जिले हैं। इसके अलावा सुल्तानपुर, कानपुर, फतेहपुर और बस्ती सिद्धार्थनगर से भी भाजपा ने प्रत्याशी नहीं उतारा। इनमें से कुछ जिले ऐसे हैं जहां कई बाहुबली राजनीति के बड़े खिलाड़ी हैं। माना जा रहा है कि भाजपा ने बाहुबलियों और उनके करीबियों के लिए मैदान छोड़ दिया। ये सवाल इस वजह से बड़ा होता जा रहा क्योंकि नामांकन की आखिरी तारीख 21 मार्च है और अब तक भाजपा की तरफ से बाकी बची सीटों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। बीजेपी ने स्थानीय निकाय प्राधिकार क्षेत्र के लिए जो एमएलसी के चुनाव होने जा रहे हैं उसके लिए 30 उम्मीदवारों की पहली जो लिस्ट है वो शनिवार को जारी कर दी। तमाम सारे जो उम्मीदवार हैं उनके नाम इसमें देखने को मिले। पार्टी ने अपने जो पदाधिकारी हैं, जो कार्यकर्ता हैं, उनको मौका दिया। इसके अलावा पूर्व सांसद, पूर्व विधायक को भी मौका दिया है और कहीं ना कहीं जो दूसरे दलों को छोड़कर लोग आए थे एमएलसी, उनको भी इस लिस्ट में जगह मिली है, वो भी उम्मीदवार बनाए गए हैं। भाजपा ने जिन सीटों पर अभी तक प्रत्याशी नहीं उतारा उनमें सबसे ज्यादा चर्चा वाराणसी सीट की है, क्योंकि यहां से बाहुबली एमएलसी ब्रिजेश सिंह लगातार दूसरी बार किस्मत आजमा रहे हैं। ब्रिजेश सिंह वाराणसी की सेंट्रल जेल में लंबे समय से बंद है। 2016 में ब्रिजेश सिंह ने एमएलसी का चुनाव लड़ा था और तब भाजपा ने उन्हें समर्थन दिया था। इस बार भी भाजपा ने यहां से अभी तक प्रत्याशी नहीं उतारा। ब्रिजेश सिंह के भतीजे सुशील सिंह सैयद राजा सीट से भाजपा के विधायक हैं। इसी सीट से ब्रिजेश सिंह की पत्नी पूर्व एमएलसी अन्नपूर्णा ने भी नामांकन दाखिल किया, क्योंकि अगर किसी एक का नामांकन खारिज होता है तो दूसरा मैदान में बना रहेगा। खास तौर से अगर आप देखिए तो वाराणसी स्थानीय निकाय प्राधिकार क्षेत्र की जो सीट है वहां पर पहली लिस्ट में कौन उम्मीदवार होगा इसका कोई जिक्र नहीं किया गया। दूसरी लिस्ट का हालांकि इंतजार किया जा रहा है, लेकिन पहली लिस्ट में वाराणसी प्राधिकार स्थानीय निकाय क्षेत्र के उम्मीदवार का नाम घोषित न होने के बाद ये कहा जा रहा है कि क्या बाहुबली ब्रिजेश सिंह के लिए बीजेपी ने वहां पर कोई उम्मीदवार नहीं उतारा है? क्या ब्रिजेश सिंह को वहां पर बीजेपी की तरफ से कहा जाए तो चुनाव में आसानी हो, इसीलिए अपना कोई उम्मीदवार खड़ा नहीं किया है? क्योंकि पहली जो लिस्ट आई उसमें वाराणसी स्थानीय निकाय प्राधिकार क्षेत्र से किसी भी उम्मीदवार के नाम का ऐलान नहीं किया गया है, जबकि कुछ दिन पहले ही डॉन ब्रिजेश सिंह और उसकी पत्नी दोनों ने अपना नामांकन इस चुनाव के लिए दायर किया है, अपना पर्चा भरा है। लेकिन चूंकि बीजेपी की जो पहली लिस्ट आई उसमें वाराणसी का जो स्थानीय निकाय क्षेत्र है
उसमें कौन उम्मीदवार होगा इसका जिक्र नहीं है। हालांकि एक और लिस्ट बीजेपी की आनी है, तो क्या उस लिस्ट में कोई उम्मीदवार होगा, उसका नाम होगा, इसे लेकर भी अभी संशय बना हुआ है। पूर्वांचल का वाराणसी हो या फिर जौनपुर, ऐसा लग रहा है कि भाजपा यहां बाहुबलियों के लिए मैदान छोड़ रही, क्योंकि जौनपुर में धनंजय सिंह के करीबी मैदान में उतरे हैं। जौनपुर सीट से ब्रजेश कुमार सिंह और प्रिंसू ने निर्दलीय नामांकन पत्र लिया। प्रिंसू को बाहुबली धनंजय सिंह का करीबी बताया जाता है। यहाँ के भाजपा प्रत्याशी न होने से राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं शुरू हो गई हैं कि धनंजय सिंह खुद के लिए भाजपा गठबंधन से भले ही विधानसभा का टिकट न ले सके, लेकिन उन्होंने अपने करीबी प्रिंसू के लिए जुगाड़ लगा दिया। चर्चा तो यहाँ तक है कि प्रिंसू भाजपा से न सही अपना दल एस के प्रत्याशी हो सकते हैं। भाजपा ने जितनी भी सीट छोड़ी वो या तो पूर्वांचल की हैं या फिर पूर्वांचल के सीमाओं से सटी हुई। भाजपा ने मिर्जापुर से भी कोई प्रत्याशी नहीं उतारा है। मिर्जापुर की बात करें तो यहाँ से पूर्व एमएलसी बाहुबली श्याम नारायण सिंह और विनीत सिंह जोर शोर से तैयारियां कर रहे हैं। भाजपा में विनीत की एंट्री तो नहीं हो सकी, लेकिन बीते साल जब जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव हुए थे तो अपना दल एस से उनका जुड़ाव काफी चर्चित रहा था। अब चर्चाएं हैं कि आखिरी समय में बात बन गई तो विनीत सिंह भाजपा गठबंधन के अपना दल एस के एमएलसी प्रत्याशी हो सकते हैं। पूर्वांचल से लेकर पश्चिमी यूपी तक भाजपा एक एक कदम सोच समझ कर रख रही है, क्योंकि सवाल उच्च सदन में बहुमत हासिल करने का है। ब्रज क्षेत्र में एमएलसी की 7 सीटें हैं, जिस पर भाजपा की रणनीति साफ नजर आती है। बड़ी बात यह है कि यहाँ की सभी 7 सीट सपा के पास है और भाजपा सभी सीटों को सपा से छीनने की कोशिश में है। एटा मथुरा मैनपुरी की 2 सीटें हैं, आगरा फिरोजाबाद की 1 सीट, अलीगढ़ हाथरस की 1 सीट, बदायूं की 1 सीट, बरेली रामपुर की 1 सीट और शाहजहां पीलीभीत की 1 सीट, जहां सभी पर सपा का कब्जा है और भाजपा इसे अब अपने पाले में लाना चाहती है। भाजपा की रणनीति है कि जिस तरह से विधानसभा चुनाव में सपा को पटकनी दी, ठीक उसी तरह विधान परिषद के चुनाव में भी मात दी जाए। हालांकि दूसरी तरफ सपा भी पिछली हार का बदला लेना चाहती है। लखनऊ से अनुभव शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। विधानसभा चुनाव के बाद हो रहे विधान परिषद चुनाव में सपा ने हार का बदला लेने के लिए बड़ी रणनीति के साथ कदम बढ़ाए हैं। उसने इस बार रालोद से तो दोस्ती निभाई है, लेकिन बाकी सहयोगी दलों को किनारे कर दिया है, जिसमें खासतौर से ओपी राजभर के लिए ये अल्टीमेटम माना जा रहा है। विधान परिषद के लिए अखिलेश का पावरफुल दांव। कटिंग दांव से भाजपा को मात देंगे अखिलेश। लड़ाई नई है, जोश नया है और रणनीति भी नई। विधानसभा की लड़ाई हारने वाले अखिलेश यादव विधान परिषद की लड़ाई जीतने की तैयारी कर रहे हैं। अखिलेश ने 36 सीटों की लड़ाई के लिए जिन प्रत्याशियों का ऐलान किया, उसमें अखिलेश यादव की 2024 वाली रणनीति भी साफ साफ नजर आई। सपा ने रालोद के लिए 2 सीट छोड़ दी है। बुलंदशहर और मेरठ गाजियाबाद पर रालोद अपना प्रत्याशी उतारेगी। सपा ने यह फैसला ऐसे वक्त पर लिया जब एक दिन पहले ही रालोद के प्रदेश अध्यक्ष ने सपा पर आरोप लगाते हुए इस्तीफा दे दिया था। एक बड़ी बात यह भी है कि 36 सीटों में अखिलेश ने सुभाषपा यानी ओपी राजभर की पार्टी को कोई सीट नहीं दी। इसके अलावा अखिलेश ने दूसरे किसी भी गठबंधन सहयोगी के लिए कोई सीट नहीं छोड़ी। मतलब 2024 की लड़ाई वो रालोद के साथ मिलकर तो लड़ना चाहते हैं, लेकिन बाकी दलों को लेकर कोई पुष्टि नहीं दिखाई देती। अखिलेश यादव ने एमएलसी प्रत्याशियों वाली जो लिस्ट जारी की, उसमें कई चेहरों की छटनी कर दी गई। फर्रुखाबाद इटावा सीट से पुष्पराज जैन और पंपी जैन जो इत्र कारोबारी हैं, उन्हें इस बार टिकट नहीं दिया। पंपी जैन के घर छापेमारी हुई थी। इसके अलावा सीतापुर सीट से आनंद भदौरिया, जिन्हें अखिलेश यादव का करीबी माना जाता है, उन्हें भी इस बार टिकट नहीं दिया गया। मैनपुरी सीट से अरविंद यादव का नाम भी इस बार लिस्ट से गायब है। इन सभी जगहों पर नए लोगों को मौका दिया गया है। अखिलेश यादव ने एमएलसी के चुनाव में एक चौंकाने वाला नाम भी जोड़ा। ये नाम है शिल्पी प्रजापति का। शिल्पी पूर्व कैबिनेट मंत्री गायत्री प्रजापति की बड़ी बहू है।
शिल्पी को अमेठी सुल्तानपुर से प्रत्याशी बनाया गया। गायत्री प्रजापति की पत्नी महाराजी प्रजापति को अखिलेश ने अमेठी से विधानसभा चुनाव लड़वाया था, जिसमें उन्होंने जीत दर्ज की। मतलब अखिलेश ने प्रजापति परिवार की सास बहू दोनों को सियासत में उतार दिया है। एमएलसी का चुनाव यूपी की राजनीति की नई दिशा भी तैयार कर रहा। मुकाबला सीधा सीधा भाजपा और सपा के बीच ही दिख रहा। बात अगर बसपा और कांग्रेस की करें तो इन दोनों दलों ने किसी भी सीट पर कोई प्रत्याशी नहीं उतारा। लखनऊ से अनुभव शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट एबीपी गंगा। आगे बढ़ते हैं। 23 मार्च को लखनऊ पहुंचेंगे यूपी के केंद्रीय पर्यवेक्षक। बड़ी जानकारी है, अमित शाह 24 मार्च को करेंगे विधानमंडल दल की बैठक और झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास भी 23 मार्च को लखनऊ पहुंचने वाले हैं। यूपी सरकार के गठन के लिए सह पर्यवेक्षक हैं रघुवर दास और विधानमंडल दल की जब बैठक होगी तो विधायक दल का नेता चुना जाएगा और उसकी औपचारिकताएं जो हैं वो पूरी होंगी। ये तारीख आपके सामने हम रख रहे हैं। और योगी आदित्यनाथ 25 मार्च को यूपी के मुख्यमंत्री के तौर पर दोबारा शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह अटल बिहारी वाजपेयी गाना स्टेडियम में होगा। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत बीजेपी शासित सभी राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। वहीं इस शपथ ग्रहण समारोह में सरकार की अलग अलग योजनाओं के लाभार्थियों को भी विशेष तौर पर आमंत्रित किया जा रहा है। विपक्ष के नेताओं को भी इस शपथ ग्रहण समारोह के लिए न्योता भेजा जा रहा है। बड़े लेवल पर भव्य तैयारियां की गई हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी जिनके निर्देशन में, जिनके मार्गदर्शन में ये पूरा चुनाव अभियान चला और अभूतपूर्व सफलता हमको हासिल हुई, उनकी स्वयं में उपस्थिति इस शपथ ग्रहण समारोह को अभूतपूर्व बना रही है। जानकारी मिली है कि लाभार्थियों को, जिनका हमारी जीत में महत्वपूर्ण आधार है, लाभार्थियों के माध्यम से मातृशक्ति यानी आधी आबादी का भी सम्मान होगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति में इनको भी आमंत्रित किया जा रहा है। वहीं यूपी में नई सरकार के शपथ ग्रहण को भव्य बनाने की तैयारी है। भाजपा ने अपने पदाधिकारियों के लिए निर्देश जारी कर दिए हैं। सभी मंडल और शक्ति केंद्र के कार्यकर्ताओं के लिए भी निर्देश हैं। दरअसल शपथ ग्रहण में शामिल होने के लिए कार्यकर्ताओं को भाजपा जिला अध्यक्षों को सूची बनाने के निर्देश हैं। विधायकों, सांसदों और संगठन के नेताओं को वाहन की व्यवस्था करने के भी निर्देश दिए गए हैं। और साथ ही जगह सभी क्षेत्रीय संगठनों को 24 मार्च तक कार्यकर्ताओं की सूची भेजने के लिए निर्देशित भी किया गया है। शपथ ग्रहण में शामिल होने वाले कार्यकर्ताओं को न्योता या प्रवेश कार्ड दिया जाएगा। सभी कार्यकर्ताओं को अपनी गाड़ियों में पार्टी का झंडा लगाने के आदेश हैं और शपथ ग्रहण से पहले सुबह 8 से 10 बजे शक्ति केंद्रों के मंदिरों में पूजन कार्यक्रम के निर्देश हैं। शपथ ग्रहण समारोह में सभी वर्गों के लोगों को निमंत्रण देने के लिए कहा गया है और लेखक, साहित्यकार, डॉक्टर, इंजीनियर, धार्मिक मठ, मंदिरों के साधु संतों को निमंत्रण देने के लिए कहा गया है।